हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का कोहिनूर फिजिक्स एकेडमी में। गाइस यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस आईटी जेई नेट के फिजिक्स पीवाईक्यू के साथ में आपको यहाँ पे कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे चैप्टर के हमने पीवाईक्यू ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। आपको कंटिन्यू जो है वॉच करना पड़ेगा, तभी जो है आपका इंप्रूवमेंट होगा भाई। ठीक है, ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। आज के सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर गाइस। ठीक है, ऑलरेडी हमने डुअल नेचर ऑफ मेटल जो है कंप्लीट किया, बहुत सारे पीवाईक्यू हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ठीक है, सो आप जाके वॉच कर सकते हो, प्ले लिस्ट के साथ आपको यहाँ पे सारी लिंक मिल जाएंगे बेटा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन ले रखा है, लेट्स बिगिन विद द टुडे डिस्कशन विदाउट एनी delay guys. Okay guys, so let's read the first question. Question is the transition from the state n equal to 4 to n equal to 3 in a hydrogen like atom results in a ultraviolet radiation. इसका मतलब कहने का ये है कि जब 4 से 3 में आते हो तो आपको क्या मिलता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन्ड इन द ट्रांजिशन फ्रॉम, आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शंस आपको दे रखे जस्ट यू कैन सी एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन AIEEE 2009। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझो बेटा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे होता क्या है, ये यहाँ पे ऐसे आपका चलता है। ठीक है, ये आपके पास n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, ये जो होता है n इक्वल टू 1, ये होता है आपके पास लाइमन सीरीज बेटा। कौन सा सीरीज? लाइमन। और ये आपके पास बाल्मर। क्लियर है? अच्छा, और आगे चलिए। ठीक है, अभी समझते हैं बेटा। ये हमारे पास n इक्वल टू 3, ये आपको होता है पाश्चन। क्लियर है? ये आपके पास पाश्चन। और इसके बाद आपका और आगे जाएगा n इक्वल टू 4, बोले तो पाश्चन ब्रैकेट। उसके बाद आपके पास यहाँ पे n इक्वल टू 5 फुंडर। ठीक है, ये आपका ट्रांजिशन यहाँ पे बेटा चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे लाइमन के करस्पॉन्डिंग जो आपको मिलता है दैट इज अल्ट्रावायलेट। ठीक है, यहाँ पे आया समझे। और बाल्मर में आपको मिलता है विजुअल। ठीक है, इसको मैं VI लिख दूंगा, विजुअल स्पेक्ट्रम या VS भी बोल सकते हो, विजुअल रीजन। ठीक है, इसके बाद पाश्चन में आपके पास यहाँ पे आता है इंफ्रारेड। ठीक है, फॉर इंफ्रारेड मतलब ये पूरा रीजन। फिर इसके बाद आपका क्या चलता है, इंफ्रारेड रेडिएशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या है, 4 से 3 में आपका कौन सा रेडिएशन दे रखा है उसने, UV, बोले तो अल्ट्रावायलेट रीजन दे रखा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो थोड़ा ट्रिकी भी है और कहीं ना कहीं ये लेंथी कैलकुलेशन भी आपसे कराएगा, क्योंकि सबके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे एनर्जी देखनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, सो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जुगाड़ क्या है आपका। देखो, सबसे पहली बात, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन को तुरंत उड़ाना है तो। ठीक है, सो उसके हिसाब से आप ये कर सकते हो, नहीं है ऐसा नहीं। सो हमने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो कई बार आपको पढ़ाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो है कई बार डिस्कस किया है, ट्वेल्व नेचर ऑफ मैटर में भी कई बार हमने इसको ट्रिक भी बताई है, क्लासिकल गाड़ी एक्स यूवी माई रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कॉस्मिक रेज गामा। ठीक है, आया समझ, क्लासिकल गाड़ी एक्स। ठीक है, यूवी आया समझ में, यहाँ पे भी अल्ट्रावायलेट, ये विजुअल यूवी इन माई। ठीक है, ये आपके पास ऐसा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इन मतलब इंफ्रारेड, माई मतलब माइक्रो, ये आपके पास आर मतलब रेडियो, वी मतलब विजुअल, यूवी मतलब अल्ट्रा, एक्स मतलब एक्सरेज, गामा मतलब यहाँ पे वाई जो आपको ऐसे लिखा है गामा रेज। ठीक है, ये सी मतलब कॉस्मिक रेज। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे जैसे हम लेफ्ट से राइट आते हैं तो हमारे पास वेवलेंथ का ऑर्डर जो होता है बढ़ता होता है। ठीक है, और यहाँ पे वेवलेंथ और एनर्जी के बीच का जो रिलेशन होता है दैट इज E इक्वल टू SC बाई लैम्डा। अगर वेवलेंथ ज्यादा है, समझ रहे हैं कि नहीं, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी कम होगा। क्लियर है? तो ये यहाँ पे कहानी होती है ओवरऑल। सो हम अगर लेफ्ट से राइट आते हैं तो हमारे पास वेवलेंथ का ऑर्डर बढ़ता है और एनर्जी घटती है। ठीक है, सो ठीक है, सो यहां से बेटा अगर हम समझें, ठीक है, सो अल्ट्रावायलेट रेज की जो एनर्जी होगी दैट इज ग्रेटर देन द इंफ्रारेड एनर्जी, राइट। अगर वेवलेंथ के ऑर्डर में बात करोगे तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ दैट इज ग्रेटर देन क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज। आया समझ में? सो बेटा हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में, सो लाइमन के करस्पॉन्डिंग आपके पास अल्ट्रा रेज आ रही है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे इंफ्रारेड आ रही है। सो अब उसने क्या किया है, 4 से 3 में, है ना, 4 से 3 में उसने यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी हमें क्या, अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पे आ रही है। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास जो इंफ्रारेड होंगी बेटा रेज, वो अल्ट्रावायलेट के बाहर होंगी। ठीक है, आगे होंगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा आपको दिख रहा है ऑप्शन, दैट इज 5 to 4। ठीक है, 5 to 4 में जो है एनर्जी जो अगर देखोगे आप, ठीक है, सो 5 to 4 में जो है एनर्जी आपका कम आएगा। ठीक है, और यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, दैट इज ग्रेटर देन अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, अपने को यही चाहिए। क्लियर? सो ये फर्स्ट मेथड हो सकता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आंसर जाएगा दैट इज आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर। दूसरा तरीका क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। दूसरा मेथड है, हम यहाँ पे फार्मूला यूज कर रहे हैं, 1 बाई लेमडा इक्वल टू होता है आर जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, इंटू 1 डिवाइडेड बाई एन
इनिशियल जो भी है का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूले से अपने यहाँ पे चेक कर सकते हो। क्लियर है? ऑप्शन वाइज फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए और आपका फोर्थ के लिए। ठीक है, और साथ में आपको 4 से 3 में भी चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अल्ट्रा वायलेट की भी आपको क्या निकालनी पड़ेगी, वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी बेटा। आया समझ? इसकी भी वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी, तभी तो आप क्या करोगे, कंपेयर कर पाओगे ना, किसके साथ, इंफ्रारेड के साथ। सो इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ होती है दैट इज क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन अल्ट्रा वायलेट। क्लियर है? तो ओवर आपको स्पेक्ट्रम का नॉलेज होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को जो है आप टैकल कर सकते हो बेटा। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे फिर से आपको बता देता हूँ याद करने का तरीका। क्लासिकल गाड़ी एक्स यूवी। क्लियर है? यहाँ पे आप यू को हटाओ, यहाँ पे लिखो बेटा, यहाँ पे सिर्फ अल्ट्रा के लिए, अल्ट्रा वायलेट रेज के लिए सिर्फ यू लिखो, विजुअल के लिए यहाँ पे वी लिखो। ठीक है, सो क्लासिकल गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज। ठीक है, सो दिस इज द वे टू रिमेंबर दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। यहाँ पे वेवलेंथ आपका बढ़ता है और एनर्जी आपका घटता है। अगर ऐसे आओगे तो एनर्जी बढ़ता है और लैम्डा आपका घटता है। ठीक है, और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बेटा दोनों एक साथ यहाँ पे घटेंगे, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि आपको मालूम है E इक्वल टू एच एफ इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, फार्मूला हो जाता है। यहाँ पे आप बोल सकते हो ई डायरेक्ट इक्वल टू एफ इनवर्सली इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन वाइज जाओगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो बेटर है यार तुम ऐसे समझ लो, और साथ में आपको अगर ये याद रहेगा तो आप इजिली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो बेटा। ओके, सो आई होप यार सोल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ टू masses m1 and m2 which are separated by a distance r. If we calculate its rotational energy by applying Gauss rule of angular momentum quantization, its energy will be given by n is an integer बताया, and this question is asked in AI IEEE 2012 guys. Okay, options आपको दे रखे हैं, just you can see. Let's see the solution बेटा। समझते हैं यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट। सो हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, रोटेशनल एनर्जी के बारे में पूछ रहा है बाय यूजिंग Gauss क्वांटाइजेशन रूल। ठीक है, सो रोटेशनल एनर्जी कितनी होती है बेटा, E इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो हम इसको थोड़ा सा जो है सब्स्टिट्यूशन वगैरह करेंगे। हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में इसको लिखना चाहेंगे। ठीक है, सो आप यहाँ पे समझते हो बेटा, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ क्या होता है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, सो यहाँ पे पी को किससे रिप्लेस कर दो आप, एंगुलर मोमेंटम से, तो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एम को किससे रिप्लेस कर दो, आई। आई यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? और यहाँ पे बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग एल की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज NH डिवाइडेड बाई बेटा 2 पाई। क्लियर है? तो ये चीज हो जाएगी। साथ में अगर मैं यहाँ पे एच कट, क्योंकि यहाँ पे आपको एच कट वगैरह जो यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, तो एच कट आप लिख सकते हो एन एच कट, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। एच कट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, तो ये चीज अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में देखेंगे। सो अभी फिलहाल हम इसको यहाँ पे लिख के रख दिए हैं। क्लियर है? सो अब मुझे क्या चाहिए बेटा, देखो एल की वैल्यू तो आपको मिल गई है, आई और चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे देखो बेटा, 2 एटम दे रखे हैं, एक मास m1 और दूसरा मास यहाँ पे दे रखा है आपको m2। ठीक है, एंड बोथ आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर जो भी है आपको यहाँ पे r बोल दिया है, राइट। सो अब बेटा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मान लो ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो इस पूरे सिस्टम का क्या लिखना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कुछ अलग होगी बेटा r1, क्योंकि मासेज अलग है तो हमें पता नहीं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, राइट। सो ये r1 और ये के पास r2। तो अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं तो बेटा कितना आएगा, I इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे m2 r2 स्क्वायर। ठीक है, ये पार्टिकल जो है सिस्टम जो है बनेगा, तो पार्टिकल सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपको क्या करना, क्योंकि इनका देखो खुद का साइज ना बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो इनके सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि रेडियस वगैरह यहाँ पे इसकी बहुत कम होगी, तो इनका खुद का सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज इक्वल टू 0। तो सिर्फ अपन इस एक्सिस के अबाउट इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। सो ये आ गया। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं ना बेटा, वो किसके टर्म्स में आ रहे हैं, जो आपको यहाँ पे सेपरेशन दिया है आर के टर्म्स में। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू जो है आर के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। सो हम सेंटर ऑफ मास में पढ़ते हैं बेटा, क्या अगर R1 प्लस R2 आप जोड़ते हो, ठीक है, आप चाहो तो इसको नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो R1 प्लस R2 आपके पास कितना मिलता है, R। क्लियर है? और दूसरी इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे मिलेगी M1 R1 इक्वल टू क्या, M2 R2। बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है वो हायर मास की तरफ होती है और
लाइटर मास से दूर होती है। मतलब m और r एक दूसरे के होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो आप उस हिसाब से लिख सकते हो m1r1 इक्वल टू m2r2। सो हमारे पास ये दो इक्वेशन आएंगी और उसके हिसाब से हम यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। अगर तुझे याद है तो बहुत अच्छी बात है यार, नहीं याद है तो आप निकाल सकते हो यार, है ना। ये चीज अगर आपको याद रहेगी तो थोड़ा टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं भाई। ठीक, सो हमारे पास यहाँ पे M1R1 इक्वल टू कितना है M2R2। ठीक है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या है R1 प्लस R2 इक्वल टू आपके पास R। ठीक है, सो जब हम अपन R1 निकालेंगे बेटा तो क्या आएगा M2, सामने वाले का मास अपोजिट का मास रहता है, इंटू R2 ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा M1 प्लस M2। क्लियर, इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ से क्या करो R2 को हटा के यहाँ पे क्या हो जाएगा R माइनस R1 यहाँ पे उठा के इसमें रख देना, उसको सॉल्व करोगे तो R1 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर से अगेन आपको क्या करना है R1 को यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में। ठीक है, सो दो इक्वेशन दो वेरिएबल के टर्म्स यहाँ पे आपको निकल जाएगा। तो R2 कितना आ जाएगा बेटा, जस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा M1R। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये चीज देखो बेटा, यहाँ से R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 कॉमन रहता है, जस्ट यहाँ पे मास जो आता है सामने वाले का आता है। अगर R1 निकाल रहे हो तो M2 आएगा, R2 निकाल रहे हो तो M1 आएगा। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर हमने ऑलरेडी यहाँ पे रोटेशन में किया हुआ सेंटर ऑफ मास में। ठीक है, याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। सो अब हमारे पास यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू कितना M1 इनटू बेटा यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो M2R डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये बन जाएगा। और साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा M2 इंटू R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी M1R डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। सो अब यहाँ पे कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हो तो ले लीजिए, तो यहाँ पे हम ऊपर करने वाले हैं इसको। सो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है बेटा, ध्यान से देखो M1 M2 और आपका यहाँ पे डबल हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, देख रहे हो ना, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ। ओके, सो इस चीज को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो बेटा M1 और यहाँ पे M2 का स्क्वायर और R स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 का स्क्वायर। क्लियर है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका M2 R1 स्क्वायर और यहाँ पे साथ में M1 स्क्वायर भी तो रहेगा, और डिवाइडेड बाई आपके पास हो जाएगा M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, ध्यान से देखो M1 M2 R स्क्वायर और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 का स्क्वायर, ये कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा बेटा, यहाँ से आपका M2 बचेगा और यहाँ पे आपका क्या बचेगा M1 बचेगा। ठीक है, तो ये बच जाएगा M1 प्लस M2, तो एक एक कैंसिल हो गया ना भाई साहब। ठीक है, सो हमारे पास सीधा सीधा I इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो M1 M2 R स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, सो दिस वुड बी योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है, इस वैल्यू को जो है अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पे, एनर्जी वाले। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, आपके पास L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, I बोले तो यहाँ पे कितना हो जाएगा M1 M2 R स्क्वायर, और ये आपका रहेगा नीचे, और मास बेटा ये M1 प्लस M2 आपको ऊपर भाग जाएगा। क्लियर है, ये चीज हो जाएगी। एल की वैल्यू यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, थोड़ा इसको अच्छे से अरेंज कर लीजिए, तो आपके पास हो जाएगा M1 प्लस M2 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 M1 M2 इंटू R स्क्वायर, ये चीज हो जाएगी बेटा। ठीक है, और यहाँ पे L स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे N स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर 2 पाई के स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे H के रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, सो M1 प्लस आपका, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा M1 प्लस M2 और साथ में यहाँ पे N स्क्वायर और यहाँ पे H कट स्क्वायर। क्लियर है, ये रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन पाई वगैरह जो है आपको मेंशन करके नहीं दिया है। सो हमारे पास कितना हो जाएगा, जस्ट 2 M1 M2 R स्क्वायर। ठीक है, सो दिस वुड बी योर एनर्जी। ठीक है, और H कैट की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, H इक्वल टू H बाई 2 पाई। ठीक है, ये ओके गाइस, तो चलिए चेक करते हैं बेटा इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा आंसर यहाँ पे। ओके गाइस, तो जस्ट यू कैन सी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। Let's see the next question. Question is hydrogen atom is excited from ground state to another state with the principal quantum number equal to आपको 4 दे रखा है. Then the number of spectral lines in the emission spectra will be. Okay, and this question is asked in AIEEE 2012. ऑप्शंस आपको दे रखे, जस्ट यू कैन सी द सोल्यूशन। बेटा समझते हैं यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को। जो हमसे बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो हो रहा है इन हाइड्रोजन एटम, दैट इज फ्रॉम n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट टू n इक्वल टू 4।
क्लियर है ये चीज, तो इसको अपन N1 बोल देंगे, इसको अपन N2 बोल देंगे। अगर तुझे फार्मूला याद है स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का तो डायरेक्ट कर सकते हो यार, सिंपल क्वेश्चन है, N2 माइनस N1, ठीक है, और यहाँ पे इंटू N2 प्लस N1 माइनस 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो N2 की वैल्यू यहाँ पे 4 माइनस 1 इंटू 4 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आपके पास 2। सो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 3 मल्टीप्लाई वहां पे आपका क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये गया। सो आपके पास 3 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आ जाएंगे, ठीक है। कई लोग जो है ऐसे भी इस फार्मूले को यहाँ पे यूज करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू कौन सी लेनी है, हायर एक्साइटेड स्टेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ पे निकालोगे 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तब भी आंसर आपका 6 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको समझाऊं तब भी वहां से भी कर सकते हो बेटा, ठीक है। ये तो फार्मूला है, अगर तुझे फार्मूला याद रहता है स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहाँ पे तुझे अगर डायग्राम के हिसाब से समझना है तो मैं डायग्राम से भी बेटा समझा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझेगी तो ये हमारे पास n इक्वल टू 1, और ये हमारे पास n इक्वल टू 2, और ये हमारे पास हो जाएगा n इक्वल टू 3, और ये आपके पास n इक्वल टू 4, और ये आपके पास बस हो गया है ना, n इक्वल टू 4 से इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे लाना है, 1 पे लाना है। तो बेटा ट्रांजिशन, नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइन का मतलब होता है, देखो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ, 4 से 1 आना, तो एक तो सीधा सीधा आ सकता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेक्ट्रल लाइन हो गई, आया समझ। दूसरा तरीका क्या है, पहले कहाँ पे आए, 2 पे आए, उसके बाद कहाँ पे आए, फर्स्ट पे आए, तो ये कितने तरीके हो गए, 2 नंबर का तरीका और ये आपका 3, ठीक है। सो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन हो गई, 1 2 3 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट एक तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे आए, उसके बाद है ना 4 से 3 में आए, फिर उसके बाद डायरेक्ट कहाँ पे जंप कर जाए, 1 में, क्लियर। तो टोटल कितने हो गए तरीके, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक तरीका क्या हो सकता है बेटा, सीधा सीधा ऐसे आए, 4 से 3 में आए, फिर 3 से 2 में आए, फिर उसके बाद कहाँ पे आए, यहाँ पे आए, ठीक है। बट एक चीज यहाँ पे समझना बेटा, जो चीज एक बार हो चुकी है उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। तो ये वाला तरीका और ये वाला तरीका एक बार रिपीट हो चुका है, ये वाला भी रिपीट हो चुका है, ये वाला भी रिपीट हो, ये रिपीट नहीं हुआ है तो ये काउंट करोगे। तो पहले हमारे पास ऑलरेडी 5 हो चुके हैं, एक ही आपके पास, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो होंगी दैट इज 6, क्लियर है। सो डायग्राम से भी आप समझ सकते हो, अगर बाई चांस मान लीजिए आप फार्मूला वगैरह भूल जाते हो, ठीक है। तो फार्मूला जो हेल्प करेगा, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर दे दिया है, 10 से आपको कुछ, आपको 2 बोला है, उस केस में अगर फार्मूला याद रहेगा तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज आपको फिर दिक्कत होगी डायग्राम बनाने, पता है क्यों, क्योंकि नंबर ज्यादा दिए जाएंगे तो रिफ्लेक्टर लाइन बहुत ज्यादा बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो काउंट करने में तो कहीं मिस्टेक कर सकता है, तो बेटर है कि फार्मूला माइंड में रखो, ज्यादा बेटर। छोटा नंबर दे रखा है तो आप आराम से बना सकते हो, कंडीशन ये है कि जो स्पेक्ट्रल लाइन एक बार रिपीट हो चुकी है दोबारा उसको काउंट नहीं करना है। Okay guys, so I hope आपको solution clear होगा। Okay, so let's see the next question. Question is, in a hydrogen like atom, electron makes transition from an energy level with quantum number n to another with quantum number n minus 1. If n is greater 1 बोला है, the frequency of radiation emitted is proportional to. Okay, and this question is asked in J 2013. You can see options आपको। Okay guys, सीधा solution बेटा। So हमें क्या चाहिए, frequency का किसके साथ रिलेशन, n के साथ चाहिए, ठीक है। कैसे डिपेंडेंसी आएगी, तो हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, आर जेड स्क्वायर, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई एन 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन 2 स्क्वायर, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, अगर तुझे माइनस प्लस के लफड़े होते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, माइनस अगर बाद में गलती से आ भी जाए तो इग्नोर कर देना बेटा, ठीक है। सो अब क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन करते हैं ना कि कौन सा इनिशियल है कौन सा फाइनल, वो सब मत देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे लिखना है, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे देखो बेटा एन जो है यहाँ पे बोला हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, एन टू एन माइनस 1, बोले तो हायर से लोअर में आ रहा है। सो यहाँ पे क्या लिखना है बेटा आपको, एन माइनस 1 लोअर स्टेट, क्लियर है, और यहाँ पे क्या लिख देना है आपको, एन स्क्वायर, क्लियर है, ये आपके पास हायर स्टेट, दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पे आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, v इक्वल टू कितना होता है, एफ इंटू लैम्डा। सो आपके पास फ्रीक्वेंसी जो होगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, वी बाई लैम्डा, बोले तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिख देना है, फ्रीक्वेंसी 1 बाई लैम्डा की बराबर इक्वल क्या लिख दोगे, फ्रीक्वेंसी, राइट। सो यही आपको यहाँ से मिल जाएगा डायरेक्ट। अब इसको सॉल्व करो, देखो यार प्रोपोर्शनलिटी साइन आपको देखना है, ये सब आर जेड स्क्वायर ये सब वगैरह छोड़ो यार, ठीक है। सो आपको यहाँ पे सिर्फ डिपेंडेंसी देखना है, तो आपके पास एफ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा दैट इज, यहाँ पे क्या करो थोड़ा ब्रैकेट लगाओ, एलसीएम कितना आएगा, एन 1 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ऊपर कितना जाएगा, एन स्क्वायर, और यहाँ पे एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, एन का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और आपका प्लस का 1 माइनस यहाँ पे 2n, क्लियर है, मैंने फार्मूला लगाया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास, एन स्क्वायर और यहाँ पे
n माइनस वन का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? ध्यान से देखो बेटा, आपका ये गया, ठीक है, अंदर क्या बचेगा आपका माइनस वन प्लस का टू है, ठीक है, और नीचे आपका एज इट इज रहने दो, कुछ मत करो, n माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, एन माइनस वन का स्क्वायर। अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला, n इज ग्रेटर ग्रेटर वन, ठीक है, ये कंडीशन दिया है तो यहाँ पे आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। सो हम ऊपर से क्या करेंगे, अब n कॉमन ले लो तो क्या बचेगा टू माइनस वन बाई एन। क्लियर है? और डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, आपका एन स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, यहाँ से एन आपका कॉमन आएगा तो यहाँ पे एन स्क्वायर हो जाएगा, अंदर बचेगा वन माइनस वन बाई एन का होल स्क्वायर। क्लियर है? सो बेटा ध्यान से देखो, एक एन ऊपर 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 नीचे बल्ले बल्ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो वन बाई एन लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे एन ग्रेटर ग्रेटर क्या है, वन है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्रोसेस टू जीरो हो जाएगा। सो हमारे पास सीधा सीधा आएगा टू डिवाइडेड बाई, ये वाला टर्म जीरो हो गया ना बेटा, ठीक है, वन बाई एन पूरा मिला के क्या हो जाएगा जीरो, और नीचे बन जाएगा एन की पावर थ्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वन माइनस जीरो, तो आपका वन माइनस जीरो वगैरह आप पुट कर दो। सो अब यहाँ पे सीधा सीधा अपने को डिपेंडेंसी देखनी है, तो एफ डायरेक्ट क्या हो जाएगा एन की पावर थ्री। क्लियर है? ओके गाइस, जस्ट यू कैन सी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई एन की पावर थ्री। ओके गाइस, तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन यहाँ पे समझ आए होंगे। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। क्लियर है? बाकी क्वेश्चन जो है आप नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा जो है क्वेश्चन अपना लेके आएंगे। अभी यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन ही बेटा सॉल्व किए हैं इस वीडियो में। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सारे वीडियोज आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में हमारे वीडियोज हेल्प कर सके। ओके गाइस, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।